अच्छा आस्था, सारा सामान तैयार है ना? सब पर कढ़ाई सितारा सबका काम हो गया है ना? लाओ फिर मुझे दे दो। मैं उसे बड़े बाजार ले जाता हूँ। सब काम तो हो गया है ना अच्छे से? हाँ रमन, एक से एक कढ़ाई की है मैंने। और जानते हो, वो शेफाली है ना, शेफाली, शेफाली के सितारे भी कमाल कर गए हैं। सारे चद्दर और जितने भी कपड़े थे ना कढ़ाई वाले, सब पे खूब अच्छी सी कढ़ाई हुई है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब की तो मुझे लगता है कि दिवाली के अवसर पर दुगने दामों पर बिकेंगे हमारे कपड़े। मैं बस अभी लेकर आती हूँ। मैंने कुछ चादर पे कढ़ाई करवाई है और कुछ कपड़ों पर भी। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। हाँ सफेली ले आओ, देखता हूँ। ये देखो रमन, ये हमारी चद्दर जो कल तुम्हें दिखाई थी ना, बिल्कुल सफ़ेद वाइट वाली, उस पर देखो इतना सुंदर कढ़ाई का काम किया है। और साथ में उसके गिलाफ पर भी। अब तो मुझे लगता है कि ये चद्दर और ये गिलाफ दुगने दामों पर बिकेंगे। इनका तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। दिवाली के अवसर पर लोग चद्दर और पर्दे ये सब चीज़ें तो ज़्यादा खरीदते हैं, और फिर हम उन्हें इतनी कढ़ाई वाली सुंदर चद्दर मिलेगी ही कहाँ। देखो ना रमन, तुम्हें कैसे लग रहा है बताओ? मैं तुम्हें एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है आस्था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओहो मक्खन पालिश बंद करो और काम पर ध्यान दो। रुको, तुम्हें दूसरी डिज़ाइन दिखा रही हूँ। देखो ना रमन, ये दूसरी वाली है। इसको बताओ तुम, ये कैसी लग रही है? इस पर भी मैंने कढ़ाई करवाई है। कितनी सुंदर लग रही है ना? शेफाली के हाथों का काम भी बहुत साफ है। एक से एक डिज़ाइन बना लेती है वो। और मैं इस पर कढ़ाई करवा देती हूँ। देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें भी अच्छी लग रही है ना? अरे वाह, ये तो बिल्कुल कमाल है तुम्हारी तरह। मुझे तो सब कमाल लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये मैं इधर रख देता हूँ। और मैं इसके जो बाकी सारे पीसेस हैं सब मैं इकट्ठा पैक करके बैग में लेता जाता हूँ। मैं शहर में ले जाकर बड़े मार्केट में आराम से इन्हें अच्छे दामों पर बेच दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब बिक जाएंगे। और दिवाली के मौके पर तो लोग ऐसी चादरें ढूंढते रहते हैं। तो देखना, दुगने क्या 4 गुने दाम पर बिकेंगे तुम्हारे ये चादर। और बिल्कुल तुमने अब की इसमें बहुत ही कमाल की कढ़ाई करवाई है यार। इससे कढ़ाई तो आजकल कहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही साफ काम हुआ है, पूरा हैंड वर्क है, लेकिन लग नहीं रहा है, लग रहा है किसी मशीन से कढ़ाई हुई है। मैं देख रहा हूँ, जब से हमने शादी की है तुम वाकई में एक से एक कमाल चीज़ें बना रही हो। अभी हमारी शादी को 3 ही महीने हुए हैं, तुम्हारे काम में तो और सफाई आती जा रही है। मैं तो सोच रहा था कि अब मैं क्या बाजार बाजार जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सोचता हूँ ज़्यादा समय तुम्हारे साथ में रहूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अभी हमारी शादी को 3 ही महीने तो हुए हैं। क्या तुम मुझे रोज़ रोज़ सामान देकर बाजार भेज देती हो? अच्छा, मतलब तुम्हें अपने काम पर ध्यान नहीं देना है, हाँ? अरे काम पर ध्यान नहीं दोगे तो हम खाएंगे क्या? और फिर हमारी शादी को अभी 3 महीने हो गए हैं। हमें आगे का भी तो सोचना है। हमें अपना घर लेना है, सब कुछ बढ़िया करना है। तुम्हें क्या लगता है ज़िंदगी भर यूं ही किराए के घर में रहूँगी मैं? और मैं अपना काम इसीलिए तो और बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम लोग भी सुकून वाली ज़िंदगी जिए। इसलिए तुम जाओ, हमें काम करना भी ज़रूरी है। तुम बाज़ार में ये सब सामान बेच कर आओ, तभी तो हम आगे का काम बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। ना ही तो तुमने मुझे शादी ही बहुत धूमधाम से करने दी। ऐसे छोटी सी शादी की हमने, चुपचाप ले जाकर मंदिर में शादी कर ली और तुम घर आ गई। कि घर क्या, घर तो तुम हमारा ही है। तो तुम हमारे घर में रहने लगी आकर, और हम लोग साथ में रहने लगे। इस तरह की शादी की है हमने। काश हमारी शादी में भी धूम धड़ाका होता, बारात वारात आती, कितना अच्छा लगता। लेकिन नहीं, तुमने तो कहा था कि हम सीधे सिंपल तौर पे शादी करेंगे। मैंने तुम्हारी वो बात भी मान ली। अब चलो, तुम कह रही हो तो जाता हूँ, काम पर भी ध्यान देता हूँ। अच्छा, मैं बड़ी बाजार जा रहा हूँ शहर के, तो तुम मुझे बता दो तुम्हारे लिए क्या लेता हूँ। अच्छा ठीक है, रहने दो। मैं खुद अपनी पसंद से तुम्हारे लिए सामान लेता आऊँगा। और अगर कुछ ज़रूरी होगा तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? अरे रमन, तुम यहाँ बाजार जा रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात है। चलो, मतलब कि आज कुछ चद्दर और कपड़े सब बिक जाएंगे। चलो जल्दी हमारी तनख्वाह आ जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे। मुझे भी घर खर्च के लिए बहुत ही ज़रूरत थी पैसों की। अच्छा ही है। चलो, सारे कपड़े अपने ले लिए हैं ना तुमने? कुछ छूटा तो नहीं ना? अरे दादी, आप नमस्ते। मैं आप ही के लिए यहाँ आया था। अरे शेफाली, तुम मुझे बता रही थी कि दादी की कोई दवा यहाँ गांव में नहीं मिल रही है। लाओ, उस दवा का पर्चा दे दो, मैं उसे शहर ले जाकर दिखाता हूँ। शहर में बड़ी बड़ी दवा की दुकानें हैं, वहाँ पर दादी की दवा जरूर मिल जाएगी। लाओ पर्चा दे दो मुझे। दादी की दवा पहले जरूरी है ना। लाओ मुझे पर्चा दो। अरे बेटा, क्या करना
करने तुम इतनी मेहनत करोगे। अब मैं ज़्यादा दिन थोड़े जीऊंगी, जितना जीना है उतना ही जीऊंगी, भले ही तुम मुझे शहर से लाकर अमृत ही क्यों ना पिला दो। ये तो है ही पागल, तुम भी बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे दादी, ऐसा क्यों कहती हैं आप? 100 साल जिएंगी आप तो इतनी अच्छी दादी हैं मेरी। भला आपको कुछ कैसे हो सकता है? मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे अपना बेटा जैसा समझो। आपका बेटा जैसा हूँ मैं, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता अपनी दादी के लिए? मैं आपकी सब जिम्मेदारी उठाऊंगा दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शहर से दवाई लेकर आऊँगा और आपको दवाई खाकर स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है, ठीक है? और ये मरने मरने की बात हरदम हरदम मत किया करो। ये लो रमन, दादी की दवाई का पर्चा। यही दवा है जो यहाँ के बाजार में नहीं मिल रही है, शहर में शायद मिल जाए। डॉक्टर कह रहे थे बहुत ही प्रभावशाली दवा है, इसको दादी खाएंगी तो इनका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लो। हाँ दादी, बिल्कुल, अब आप बिल्कुल ठीक रहोगी। ये पर्चा मुझे मिल गया है ना, अब तो ये दवाई मैं आकाश पाताल कहीं से भी खोज लाऊंगा अपनी दादी के लिए, और आपको ये दवाई देकर आपको जल्दी से ठीक कर दूंगा। अच्छा दादी, शहर से आपको और कुछ चाहिए हो तो बताइए। शहर में जो भी मिलता है, कोई सामान की ज़रूरत हो आपको तो बताइए, आप मैं शहर से लेता हुआ आऊँगा। अरे आप संकोच मत करिए, आप मुझे अपना पोता ही समझिए। ऐसे ही ऐसे ही मेरे पापा भी जब शहर जाते थे तो मुझसे हमेशा पूछते थे कि तुम्हारे लिए क्या ले आऊं। फिर शहर में जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, जूती पर्स ये सब मेरे पापा भी लाते थे। काश आज मेरे पापा होते तो मुझसे पूछते। उनके जाने के बाद तो मैंने कभी भी अच्छा सामान ही नहीं देखा। जो भी गांव में मिलता है मैं तो उसी से अपना काम चला लेती हूँ। जब मेरे पापा थे तो वो ढेर सारी चीजें लाते थे मेरे लिए। हाँ बेटा, सही कह रही है, एकदम यही शब्द बोलता था तेरा बाप। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लाता था। और इस शेफाली के लिए तो हमेशा ही कभी जूतियाँ, कभी कंगन, कभी पर्स, कभी ये कभी वो, हमेशा लाला कर देता था। बेचारी मेरी शेफाली बिना माँ बाप के अनाथ हो गई। अरे दादी, अरे शेफाली, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मैं भी तो शहर ही जा रहा हूँ, और देखना मैं भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा सामान लाऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे तुम्हारे पापा नहीं रह गए तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। तुम्हारे लिए सामान मैं लाऊंगा, दादी आपके लिए दवाई भी मैं ही लाऊंगा, और शहर से मुझे जो कुछ भी ठीक लगा आप दोनों के लिए वो भी मैं लेकर आऊंगा। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। देखो शेफाली, हम एक ही गाँव के हैं, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता अपनी दादी के लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। ठीक है रमन, तुम्हें जो सही लगे तुम ला सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शहर जा रहे हो। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी हमें। हाँ, तो बस इसी बात पर ध्यान दो तुम लोग, कि हम लोगों की कमाई अच्छी चलती रहे। बस यही दुआ करो भगवान से, कुछ ना कुछ पैसे आते रहे, ठीक है? तब तक मैं चलता हूँ। वहाँ गाड़ी में सारा सामान लदा हुआ है, ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं सकता। वो तो मैं चला आया कि दादी का पर्चा ले लूँ। अभी तुमसे बात हो रही थी तो पता चला था ना कि दादी की दवाई यहाँ नहीं मिल रही है। दवाई ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो शहर आता जाता रहता हूँ, तो मैं लेता आऊँगा दादी की दवा हमेशा। ठीक है दादी? अच्छा दादी, चलता हूँ। अच्छा शेफाली, बाय। अरे सिपाही आ गई तुम? आज ही रमन निकला है कपड़े लेकर, तुम्हें तो पता ही होगा। चलो फिर आगे का काम बढ़ाते हैं, आगे के कपड़ों और चादरों पे कढ़ाई करते हैं। आपकी रमन बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी डिजाइन की, कह रहा था बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाए हैं तुमने। अरे मैं तो सिर्फ डिजाइन ही बनाती हूँ, उन्हें सुंदरता तो तुम देती हो। उन्हें किस तरह से बनाना है ये तो तुम करती हो ना, कौन सा रंग लगाना है ये सब तुम करती हो। वाकई में आस्था तुम कमाल हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं सोच सकता। तुम्हारी वजह से वो डिज़ाइनें इतनी खिल जाती हैं। मैं तो सिर्फ रेखा चित्र बनाती हूँ, तुम तो उसको सही रूप देती हो, सही आकार देती हो। तुम्हारी वजह से वो इतनी सुंदर दिखती हैं। मैंने क्या किया है? चलो फिर चलते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। आखिर हमें भी तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। ये तो अच्छा बात है कि तुम्हारे तरह के और भी लोग हैं यहाँ पर, और हम सब कढ़ाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी से हमारी आगे की उम्मीदें हैं। हमारे सारे तनख्वाह, सब पैसा, सब कुछ रुपया, सब कुछ यही है, हमारी कढ़ाई कला ही। चलो आगे का काम बढ़ाते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत सारा काम पड़ा होगा। मैंने भी कुछ डिजाइनें बनाई हैं, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। तुम इस पर अपने मन से कढ़ाई करवाना, देखना बहुत खिलेगी। कुछ चादरों की डिज़ाइन है, कुछ कालीन की, कुछ कपड़े की, सूट वाले कपड़े की, कुछ चादरों की, कुछ गिलाफ की। देखना, बताना, जो कहोगी जिस पे उस पे बनवा दिया जाएगा, सुंदर लगे सब। और दिवाली का टाइम आ रहा है ना, तो हमें अपना काम बढ़ाना होगा। ये लो दादी, सूप पी लो, बहुत ही मेहनत से बनाया है आपके लिए, कोई ना अनुकूल नहीं। लो।
अरे बेटा बहुत ही अच्छा सूप है तेरा, बहुत ही बढ़िया महक रहा है। मैं झोपड़ी में रहने वाली, मैं क्या जानूं सूप वूप, पर ढेर सारी सब्जी वब्जी दिख रही है तो देख के लग रहा है कि थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक है ना बेटा? ले बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं पी पाऊंगी मैं बेटा, अब तू ले जा इसे, बहुत ही अच्छा है पर अब मुझे नहीं पीना। अरे नहीं दादी पी लो, लो आपको मैं पिलाती हूँ अपने हाथों से, पी लो दादी। डॉक्टर ने बोला है कि जो दवाइयाँ आपको खानी है वो दवाइयाँ बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही वो ऐसी हैं कि उन्हें खाली पेट नहीं खाया जा सकता, इसलिए आपको सूप पीना ही होगा। लो दादी सूप पियो, पियो पियो दादी। ले पी लिया सूप, अब खुश? तेरे जैसी बेटी ना भगवान सबको दे। मेरे घर में जब तू पैदा हुई थी तब मुझे उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी अब होती है तुझे देखकर। मेरी प्यारी पोती अपनी दादी का ख्याल भी रखती है और उसका खाने पीने का इंतजाम भी करती है। मेरे बुढ़ापे में तू मेरी इतनी सेवा कर रही है बेटा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। कहाँ किसी के बच्चे उसकी नहीं करते, मेरी तो पोती मेरी सेवा करती है, ऊपर से बेचारी बाहर काम करने भी जाती है, घर में हमारे कोई और कमाने वाला भी नहीं है, घर का खर्चा भी चलाती है। बेटी तुझ जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। नमस्ते दादी जी, आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ और अब आप ध्यान से अपनी दवाइयाँ खाइएगा, ठीक है? अरे बेटा क्या तुम दोनों मेरे पीछे पड़े रहते हो, ये मुझे खाना खिलाने के और तुम मुझे दवाई खिलाने के। लग रहा है कि तुम लोग मुझे 150 साल तक मरने नहीं दोगे हैं? और नहीं तो क्या दादी, अभी आपको बहुत जीना है, हम आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अच्छा शेफाली, इस बैग में कुछ जो है सामान है वो सब तुम्हारे लिए है, तुम अपना सामान निकाल लो, ठीक है? बाकी सामान आस्था का है, वो मैं आस्था को दे दूंगा, तुम अपना सामान निकाल लो। वो एक पर्स है और हाँ एक पर्स है और एक जूती है, वो दोनों तुम्हारा है, तुम अपना सामान निकाल लो। ओह आ गए तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शहर से कुछ सामान लाए मेरे लिए जो तुम्हें मंगाया था मैंने? अरे गांव में सबको दिखाती हूँ, सब ललचाते हैं कि कैसे मैं इतना शहर वाला सामान पहन ओढ़ लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, सब कुछ लाया हूँ, जो तुमने मंगाया था वो भी और जो तुमने नहीं मंगाया था वो भी। तुम्हारे लिए सब कुछ लाया हूँ यार, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तुम्हारी जान नहीं, मुझे सामान चाहिए। देखो तो क्या लेकर आए हो, कुछ भूले तो नहीं ना मेरा कोई सामान? हाँ सब कुछ ले आए हो, बल्कि जितना मंगाया था उससे ज़्यादा ही ले आए हो। वाकई में तुम कमाल हो। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे सारे सामान पसंद आए। और एक स्पेशल चीज़ भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये वो शहर की औरतें सब करवा चौथ पे ले गई थी ना, तो ये वहाँ पर बिक रही थी, तो मैंने सोचा चांदी की है तुम्हारे लिए लेते चलूँ। ये बहुत ही सुंदर कमरबंद है, लो इसे पहनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इसे पहनोगी तो। लो पहन लिया। बहुत ही सुंदर है, मुझे भी बहुत पसंद आया। चांदी का है, इसे पहनकर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इसे मैं घर में ही रख दूंगी संभाल कर। चांदी सोना ये सब हमेशा काम आते हैं, इन्हें पहनकर बाहर नहीं जाऊंगी, कहीं गिर गिरा गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। अरे गिर गिरा जाएगा तो मैं दूसरा ले आऊँगा, आखिर तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो और किसके लिए लाऊंगा? तुम ही तो हो मेरी सबसे प्यारी पत्नी। और फिर अपनी पत्नी के लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? हाँ अरे आस्था, आज इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? हाँ। अरे शेफाली तुम्हारे घर ही आ रही थी मैं बस तुम्हें ये बताने आ रही थी कि हमारे पास नया ऑर्डर आ गया है। दिवाली आ गई है ना, तो अब नया ऑर्डर तो हमें मिलता ही रहेगा। हमारे पास इन दिनों बैठने का भी टाइम नहीं होगा। वो चादर और पर्दे और गिलाफ और क्या कहते हैं ये सूट, इन सब पे कढ़ाई करनी है ना, तो बहुत ही काम है ढेर सारा। तो तुम नए नए डिज़ाइन तैयार रखना, तुमसे ये कहने आ रही थी कि जल्दी जल्दी नए नए डिज़ाइन भी बना डालो। अच्छा वाह, ये तुम्हारा पर्स बड़ा सुंदर लग रहा है, और ये तो यहाँ पर मिलता नहीं, कहाँ से लिया तुमने? अरे ये मैं नहीं लाई, ये तो वो रमन लाया था मेरे लिए। कल वो बाजार गया था ना, शहर बाजार गया था, तो वहाँ से वो मेरे लिए पर्स लेके आया। बड़ा ही सुंदर है, मुझे भी बड़ा पसंद है। अच्छा तुम्हें भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा चलती हूँ, जल्दी जल्दी नए नए डिज़ाइन बना लेती हूँ जिससे हमारा काम पीछे ना होने पाए। हाँ हाँ जाओ जाओ, अब तुम्हें डिज़ाइन बनाने की ही क्या ज़रूरत है, सब सामान तो तुम्हें वैसे ही मिल रहा है। अच्छा आस्था, कल मिलती हूँ तुमसे, बाय बाय। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं कहूँ रमन अब मेरे लिए इतना कम सामान क्यों लाता है? आधा सामान तो वो इधर देकर आता है ना, आधा ही तो घर पर लाता है। वाह रमन, धोखा दिया तुमने मुझे भी सामान दे रहे हो और इसे भी। तुमने मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? सब जान गई हूँ मैं, देखो मैं क्या करती हूँ अब तुम्हारा। अरे आ गई आस्था।
देखो आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये बूंदी का रायता है, छोले हैं, पूड़ियाँ हैं। तुम्हें सब बहुत पसंद आएगा, एक बार खा कर तो देखो। आओ आस्था, वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ। लो आस्था, खाओ ना। देखो ना, बहुत ही अच्छा बना है। मैंने बहुत मन से बनाया है तुम्हारे लिए। लो लो। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी सच्चाई सब जान गई हूँ मैं। ये खाना खिलाकर तुम मुझे काबू में नहीं कर सकते। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आस्था, ये क्या किया तुमने? इतने मेहनत से खाना बनाया था, तुमने उसे फेंक दिया। और ये क्या मुझे घर से निकलने को कह रही हो? क्या किया क्या है मैंने यार? तुम मुझे बताओ तो। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। धोखा दे रहे थे तुम मुझे। अच्छा हुआ मुझे समय रहते सब पता चल गया। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या बोल रही हो तुम? धोखा? तुम्हें किस बात का? मैंने रुपए पैसे किसी चीज में कोई घपला नहीं किया है आस्था। तुम एक एक रुपए का हिसाब ले लो मुझसे। क्या कह रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे घर से निकाल रही हो? क्या कह रही हो आस्था? हमारी शादी हुई है, मैं पति हूँ तुम्हारा। हम साथ में नहीं रहेंगे तो हम अलग अलग रहेंगे क्या? तुम जाते हो इस घर से या मैं चली जाऊँ? हाँ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बड़ा आया, धोखा देगा मुझे। मुझे आज तक जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाया है। अपने बल से, अपने बुद्धि से यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी आज तक मुझे। आस्था अपने पैरों पर खड़ी होना जानती है और वो दुनिया की हर मुसीबत झेल सकती है। चले जाओ तुम उसकी जिंदगी से। मैं अपनी मौसी को फ़ोन करके मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। हेलो, हाँ मौसी। मौसी आप सही कह रही थी, मुझे जल्दी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। रमन धोखेबाज निकला। उसने मुझे धोखा दिया। हाँ मौसी, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं आ रही हूँ आपके घर रहने। 2 महीने हो गए हैं। आस्था पता नहीं कहाँ चली गई। आज उसका पता चला है कि वो अपनी मौसी के यहाँ है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उससे मिलकर रहूँगा। आखिर उसे हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अचानक से वो मुझसे इतना नाराज कैसे हो गई? सारा काम धंधा सब कुछ बंद करके वो यहाँ से अपने मौसी के घर चली गई है रहने। मुझे आस्था से मिलकर बात करनी होगी। आज तो आस्था को जवाब देना ही होगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से उसे पता नहीं क्या हो गया था। देख, मैं तो पहले ही कहती थी कि वो रमन धोखेबाज है। मैंने तुझे बहुत समझाया था, पर तू ही ना तब प्रेम में डूबी थी। तूने उससे शादी कर ली और कर ली ना अपनी जिंदगी खराब। अब बता, अब तो तू प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में कौन करेगा तुझसे शादी? पर जानती है, मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता लगवाया है तेरे लिए। वो लोग तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बस जब ये बच्चा हो जाएगा तो हम इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे या तो मुझे दे देना। मैं उसे पाल लूंगी किसी तरह और तू अपना शादी करके अपने घर चली जाना, ठीक है? अब अपनी जिंदगी बसा, अपना घर बसा। जो गलती तुझसे हुई है वो ऐसे ही सुधर सकती है। मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है तेरे लिए। और देख, अब तेरे पास यही एक ऑप्शन बचा है। अपना बच्चा तू यहाँ दे देना और जाकर अपना दूसरी शादी कर, अपना घर बसा। ठीक है मौसी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये बच्चा तो इस दुनिया में आएगा ही, मैं इसे रोक नहीं सकती आने से दुनिया में। अब तो ये दुनिया में आएगा ही आएगा। पर अच्छा है, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जो रिश्ता बता रही हो मैं उसी से शादी कर लूंगी। उस रमन से धोखा खाने के बाद अब तो मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। आ गए तुम यहाँ? तुमने मेरा यहाँ का भी पता निकलवा लिया। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना अब। प्लीज ऐसा मत करो। मैंने अभी तुम्हारी मौसी को बात करते हुए सुना, वो तुम्हारी दूसरी शादी कर रही है। प्लीज तुम दूसरी शादी मत करो। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने किया क्या है तुम मुझे एक बार बताओ तो सही। 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। हाँ चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हें कुछ बताना है। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी अब बस। आस्था दूसरी शादी कर लेगी, अपना दूसरा घर बसा लेगी। मैं क्या करूँगा आस्था के बिना? मैं कैसे रहूँगा उसके बिना? अरे ये तो रमन है। हाय रमन। अरे रमन सुनो तो, ऐसे सीधे सीधे रोड पर कहाँ चले जा रहे हो रमन? रमन। हाँ आस्था बताओ। आस्था नहीं रमन, मैं शिफाली हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ये इस तरह रोड पर सीधे सीधे जा रहे हो तुम, क्या हुआ है बताओ मुझे? कोई परेशानी वाली बात है क्या? 2 महीने से तुम्हारे घर पर भी ताला लटक रहा है। मैं गई थी और कहीं मुझे काम भी नहीं मिल रहा है। क्या हो गया है रमन? कहाँ चली गई है आस्था?
मुझे भी नहीं पता कि आस्था को क्या हुआ है। वो गुस्सा होकर अपनी मौसी के घर चली गई है और वहां जाकर वो दूसरी शादी कर रही है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है, किस बात पर नाराज है वो। सारा काम धंधा सब बंद करके अपने मौसी के घर जाकर वहां दूसरी शादी कर रही है। मैं क्या बताऊं, अगर उसने दूसरी शादी कर ली मेरा क्या होगा। उसने सारा काम बंद कर दिया है। आजकल तो मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूँ। समझ नहीं आता मुझे कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। करवा चौथ के दूसरे दिन, जिस दिन वो बाहर गई थी, लौट कर आते ही अचानक उसका व्यवहार ही बदल गया। मैंने जो खाना दिया उसे फेंक दिया उसने, और मुझसे तब से वो ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, और अचानक से मुझे घर से भी निकाल रही थी, और फिर खुद ही मेरा घर छोड़कर जाकर अपने मौसी के घर बैठी है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिपाली, मैं क्या करूं। ओह, करवा चौथ के दूसरे दिन। अच्छा, समझ आ गया मुझे तुम्हारी परेशानी। तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे समझाती हूँ, वो सब समझ जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी मैं। चलो। पर पता नहीं कहीं वो तुम्हारी भी बेइज्जती न कर दे। समझ नहीं आता आजकल वो पता नहीं क्यों इतनी गुस्से में है। ओह, तो तुम पूरी टीम लेकर आ गए। हाँ, इसको भी साथ ले आए। हाँ हाँ, इसके बगैर तुम रहते ही कहाँ हो। आस्था, मुझे पता चल गया है तुम्हारी समस्या क्या है, लेकिन आस्था, तुम्हें जो भी दिक्कत थी तुम्हें एक बार मुझसे कहना तो चाहिए था। मैं तुम्हें सच्चाई बता देती। रमन रमन भैया है वो मेरे लिए भैया जैसे हैं। मेरे पापा नहीं रह गए इस दुनिया में। पहले वो मेरे लिए बड़े शहर से सामान लाया करते थे, और अब मैंने यही बात रमन से बताई। रमन मेरे घर पर दादी की दवाई का पर्चा लेने आए थे। दादी की दवाई यहाँ गांव में नहीं मिल रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो रमन ने खुद ही सोचा कि वो दादी की दवा का पैसा दे दे। और तुम जानती हो, उसी दिन उनसे ऐसी बात हुई तो उन्होंने मेरे लिए कुछ शहर से सामान ले आए। पर आस्था, तुम जान लो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं रमन को अपना भाई मानती हूँ और रमन भी मुझे अपनी बहन की तरह समझते हैं। तुम मुझे एक बार पूछती तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती। रमन को मैं अपना भैया कहती थी, पर रमन को अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने मुझसे कहा कि हम एक ही गांव के हैं, क्या तुम मुझे भैया भैया कहती हो? बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कुछ देकर तुम पर एहसान कर रहा हूँ मैं। इसीलिए मैंने उन्हें भैया कहना बंद कर दिया। आस्था, मेरे उनके बीच में कभी कोई गलत रिश्ता नहीं था। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी थी तो तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, या रमन से बात करनी चाहिए थी। क्या ऐसा सब कुछ था? इसने तो मुझे कोई और की कहानी सुनाई थी। इसने तो कहा था कि रमन ने इसे घर से निकाल दिया। रमन का कहीं चक्कर चल रहा है और इसलिए रमन ने इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तभी तो मैं इसकी दूसरी शादी करवा रही थी। अरे राम राम, बहुत बड़ा अनर्थ होने से भी बच गया। जानते हो तुम लोग, ये तो 2 महीने प्रेग्नेंट भी है। अरे पहले बात को सुनना समझना तो चाहिए था। तुमने ऐसे ही अचानक इन सब पर शक कर लिया और फैसला भी खुद ही कर डाला। हाँ, अरे पहले किसी से बात तो की होती। इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार कैसे हो गई तुम? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। और रमन, तुम जानते हो ये 2 महीने प्रेग्नेंट है और तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तुम बाप बनने वाले हो। सिपाली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सच्चाई जानती नहीं थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमन, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। गुस्से में मैंने खुद ही फैसले कर डाले। मैंने अपनी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास ही नहीं किया। रमन, मुझे माफ़ कर दो। चलो हम अपना घर चलते हैं। मैं चलकर वहाँ पर फिर से अपना बिजनेस शुरू करूँगी। और तुम जानती हो आस्था, रमन ने मेरी शादी भी तय की है और बड़े भाई की तरह वो मेरी शादी भी करवा रहे हैं एक जगह। तुम्हें भी उस शादी में आना ही होगा 1 साल बाद। अब आप ही बता दो मुझे आस्था भाभी, मैं आपको आस्था भाभी कहूँ या सिर्फ आस्था कहूँ? क्योंकि रमन ने तो मुझे कभी रमन भैया बोलने नहीं दिया। पर अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें आस्था भाभी ही बोलूँगी। अरे नहीं नहीं, हम एक ही गांव के हैं। क्या तुम मुझे भाभी भाभी कहोगी? मुझे बहुत अजीब लगेगा। तुम मुझे आस्था ही कहो। शेफाली, तुम मुझे आस्था ही कहो। हाँ बेटा, नाम लेने में ही तो अपनापन है। रमन बेटा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आज उसने एक बड़ा भाई बनकर मेरी पति की शादी भी करवा दी। बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हाँ दादी, मेरी भी जो गलतफहमी थी उसे भी भगवान ने दूर कर दिया और आज मेरा हंसता खेलता परिवार हो गया। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ। तुम बहुत अच्छी हो शेफाली, तुमने खुदगर्जी नहीं दिखाई। तुमने मेरा घर बचाने के लिए तुम उतना दूर मेरी मौसी के घर तक चली आई। वाकई में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा नया विवाहित जीवन खूब सुखमय हो। और तुम मुझे हमेशा आस्था ही कहना और इनको हमेशा रमन ही कहना। तुम यकीन करो, अब मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं होगी और अगर कभी भविष्य में होगी तो मैं हमेशा पहले सच जानने की कोशिश करूंगी।
किसी भी गलतफहमी का उत्तर मैं गुस्से और बदतमीजी से नहीं दूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।